दोस्तों, इस खबर को देखने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या फिर किसी पार्टी का बैंक खाता मजबूत हो रहा है। जी हां, दो खबरें मैं आपको बताने वाली हूं जो लगातार इस वक्त सोशल मीडिया पर फैल रही है और कांग्रेस पार्टी ने संसद में बीजेपी को घेरते हुए बड़ा आरोप लगाया है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का आरोप। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमें चंदा देने वालों के पीछे ईडी लगा दी जाती है, इनकम टैक्स लगा दिया जाता है, हमें चंदा देने वालों को डराया धमकाया जाता है। और ये बात कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट है वो देखने वाले सांसद अजय माकन ने लगाए हैं भरी पार्लियामेंट के अंदर सांसदों की मौजूदगी के बीच में। अजय माकन, कांग्रेस पार्टी के नेता, खड़े होते हैं और सीधे कहते हैं कि हमें चंदा देने वालों को डराया धमकाया जाता है। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं पार्टी का खजांची हूं, हमारे पास चंदा नहीं आ रहा, बीजेपी के पास चंदा आ रहा है। और हमने जो लोग चंदा देने वाले हैं, जो कई घराने हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट घराने हैं, हमने उनसे संपर्क किया कि भाई आप चंदा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके टाइम में, यानी कांग्रेस पार्टी के टाइम पे 60-40 होता था। जो भी पार्टी सत्ता में होती है, जो भी कोई औद्योगिक घराना होता है या कोई भी चंदा देने वाला होता है, वो मौजूदा जो रूलिंग पार्टी होती है उसको थोड़ा ज्यादा चंदा देता है और बाकी जो ऑपोजिशन वाली पार्टी होती है उसको कम देता है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी की रजीम में तो हम 60-40% कर लेते थे, लेकिन अब 90 और 10 का रेशो करना तो दूर की बात है, 95:5 भी नहीं हम कर सकते। उनका कहना है कि अगर 95:5 भी कर दिया ना तो हमारे पीछे इनकम टैक्स लगा दी जाती है, हमें डराया जाता है, ईडी से डराया जाता है, ईडी का डर दिखाया जाता है। और अगर इस तरह से चलता रहा तो बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही नहीं। अजय माकन ने क्या कहा है ये मैं सुनाऊंगी आपको, लेकिन इस बीच ये जो खबर है ये बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है और इसका जिक्र भी अजय माकन ने पार्लियामेंट में किया कि 2004 में बीजेपी के खाते में 88 करोड़ थे और बीजेपी की प्रगति 2004 से 2024 के बीच में जो हुई है वो बहुत ज्यादा है। वो 99:1% के रेशो पे है। बीजेपी 10,107 करोड़ रुपए इस वक्त बीजेपी के खाते में 2024 के वक्त में थे। अब सोचिए जरा, एक पार्टी के खाते में 10,107 करोड़ रुपए, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में कितने हैं जरा देखिए, 133 करोड़ रुपए। अजय माकन साफ कहते हैं कि 99:1 का रेशो है। ऐसे में हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं बची। आपने कोई मौका ही नहीं आप छोड़ रहे हैं। आप हर चीज पर एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। सुनिए अजय माकन ने सरकार को घेरते हुए क्या कहा है। सभापति महोदय, किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए 3 बुनियादी शर्तें होती हैं, 3 कसौटियों पे खड़ा उतरना पड़ता है। सबसे पहला लेवल प्लेइंग फील्ड, समान अवसर सभी के सभी दलों के लिए। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और तीसरा क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। सबसे पहले अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो मैं केवल आंकड़ों के ऊपर जाऊंगा। सभापति महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष भी हूं, राज्यसभा के एमपी के साथ साथ। सभापति महोदय, पिछले 2-3 वर्षों से मैं हर इलेक्शन के बाद जैसे सभी पार्टीज को अपना हिसाब किताब देना होता है वो मैं दे रहा हूं, और जाहिर बात है कि मैं दूसरी पार्टीज का भी जो हिसाब किताब होता है उसको भी मैं देखता हूं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पब्लिक के लिए, सबके लिए वो वहां पर रहता है। सभापति महोदय, आप बड़े हैरान होंगे, सदन बड़ा हैरान होगा, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। हर इलेक्शन के बाद हम ये बताते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ और साथ में ये भी बताते हैं कि कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर है, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इससे निकल करके आती है। 2004 के अंदर भाजपा के बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे। हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। हमारी सरकार आई, ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी, तो ज्यादा स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें ज्यादा पैसा मिला, और भाजपा के बैंक के अंदर 150 करोड़ रुपए 2009 के बाद में आए, और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा 221 करोड़ रहे। ये 1.47 टाइम्स कांग्रेस के ज्यादा थे। 60-40 का रेशियो था।
2014 के बाद भी यह रेशियो 60-40 का रहा। अब उसके बाद 5 साल भाजपा आती है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर हैं। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी? और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा? किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे होगा? ये हम लोगों को समझ नहीं आता। सभापति महोदय, सिर्फ यहीं तक नहीं बात खत्म होती। 2024 के चुनाव से पहले 16 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हुआ और उससे एक महीना पहले 13 फरवरी को कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज हो जाते, सारे खाते सील हो जाते और इलेक्शन कमीशन को हम लिखते हैं, कोई जवाब उसका नहीं आता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए का नोटिस देता और 210 करोड़ का नोटिस देता है। सारे खाते सील हो जाते हैं, चुनाव डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट से 135 करोड़ रुपया इनकम टैक्स अपने आप बाहर निकाल लेती है और उसके बाद में हमारे खाते 23 मार्च को खुलते हैं, जबकि इलेक्शन डिक्लेयर 16 मार्च को हो चुका है। हम लोग किस तरीके से इलेक्शन की तैयारी करेंगे? किस तरीके से प्रमुख विपक्षी दल इलेक्शन की तैयारी करेगा? लोकतंत्र की रक्षा करना हम सबका फर्ज। सरकार को एम्प्लॉयमेंट देना है, सरकार को डिफेंस का भी ध्यान रखना है, एक्सटर्नल अफेयर्स का भी ध्यान रखना है, नौकरियां भी देनी है, लोगों को खाने का भी देना है। लेकिन सरकार का सबसे बड़ा काम लोकतंत्र की रक्षा करना भी होता है। लेकिन उसके अंदर यह सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। क्यों? क्योंकि एजेंसीज इस तरीके से डायरेक्ट किया जाता है। मैंने कोषाध्यक्ष होने के नाते मैंने बिजनेसमैन से बात करी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करी। उनका यह कहना है कि कांग्रेस के समय में तो हम 60-40 के रेशियो में हम कर लेते थे, अब 90-10 को छोड़िए 95-5% के रेशियो के ऊपर भी हम लोग आपको नहीं दे सकते। हम लोग जैसे ही देते हैं हमारे पीछे ईडी और आईटी लग जाती है, हमारे को कोई काम नहीं करने। तो किस तरीके से हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा? अजय माकन को सुनने के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या देश में डेमोक्रेसी नहीं बची है? लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका जिक्र कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो मीडिया में भी नहीं है। अगर आप देख लें मेन स्ट्रीम मीडिया वो किसका साथ दे रहा है ये साफ नजर आता है। अब आप आ जाइए चुनाव आयोग पे ऑलरेडी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जब आप संवैधानिक संस्थाओं पर आ जाएंगे, जब हम बात करेंगे ईडी की या इनकम टैक्स विभाग की, उनकी तरफ से डराया धमकाया जाता है। और आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से और साथ ही साथ ईडी की तरफ से कितने केसेस दर्ज किए गए हैं और कितने मामलों में कन्विक्शन हुई है, कितने मामलों में आरोप साबित हुए हैं। ये चार्ट देखकर भी आप भौचक्के रह जाएंगे कि क्या डराने धमकाने के लिए ही ईडी का और आईटी का यानी कि इनकम टैक्स विभाग का इस्तेमाल जो है वो बीजेपी कर रही है। और एक और बड़ी बात और एक और बड़ा आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि विपक्ष के कम से कम 25 नेता ऐसे हैं जिन पर ईडी सीबीआई लगने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, ईडी सीबीआई लगने के बाद
विपक्ष के 25 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, ईडी का, इनकम टैक्स विभाग का, ये लगातार आरोप विपक्ष लगा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि चंदा देने का मामला जो है, चंदा देने वाले जो लोग हैं, अगर उन्हें ऐसे डराया धमकाया जाएगा तो भविष्य में जब चुनाव लड़े जाएंगे तो वहां कोई समानता ही नहीं होगी। आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? आप पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, उस पर चुनाव आयोग चुप रहता है, तमाम तरह की कवायदे रहती हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। सुप्रिया श्रीनेत हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, उन्होंने भी उस पर एक बयान दिया, जरा सुनिए। नोट कैसे कमाए जाते हैं कभी सोचा है? तो सुनिए इन आंकड़ों को जो कांग्रेस के ट्रेजरर अजय माकन ने संसद के पटल पे रखे हैं। पिछले 20 सालों में बीजेपी का बैंक बैलेंस 88 करोड़ से बढ़कर 10,107 करोड़ हो गया। 88 करोड़ 10,107 करोड़। कांग्रेस का बैंक बैलेंस उस दौरान 34 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ हुआ। तो कहां से आ रहा है इनके पास इतना पैसा? भाई ये तो फकीर लोग थे, झोला उठा के चल देने वाले लोग थे। इनके पास पैसा आ रहा है चंदा दो धंधा लो जैसी स्कीम से, इलेक्टोरल बॉन्ड से। इनके पास पैसा आ रहा है कि कैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के केसेस बंद कराने हो, रेडें नहीं करानी हो तो लाओ पैसा दो। इनके पास तो हर तरह की जुगलबंदी से पैसा आ रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल और मेन विपक्ष में, बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द मेन ऑपोजिशन, पैसे का इतना बड़ा डिफरेंस, क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड है? यहां पर हमारे पास बैंक अकाउंट में 134 करोड़ है, बीजेपी के पास 10,107 करोड़ है, और फिर भी हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम गांधी की पार्टी हैं, क्योंकि हम नेहरू की पार्टी हैं, क्योंकि हम सरदार पटेल की पार्टी हैं, क्योंकि हम सुभाष चंद्र बोस की पार्टी हैं। यह असलियत है, इतना डिफरेंस है, इस तरह से पैसा कमाया जा रहा है। और देखिए ये लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन से पार्टी के नेता शामिल हुए हैं। ये पूरी लिस्ट जो है वो आपके सामने है, अब देख लीजिए। अजीत पवार, हिमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, प्रफुल्ल पटेल, प्रताप सरनाईक, ये सब वो फेमस नाम है। बाबा सिद्दीकी, गीता कोड़ा, सीएम रमेश और श्री जी जनार्दन रेड्डी, तपस रॉय, अशोक चव्हाण, नारायण राणे, वायस चौधरी, ज्योति मिर्धा, बाबा सिद्दीकी, तो ये वो तमाम नाम है। इसमें से कांग्रेस पार्टी के 10 नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ईडी के मामलों के बाद और कौन कौन से केसेस हैं वो भी आप देख ही रहे हैं। टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, टीडीपी, काफ़ी पार्टियों के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी 6 नेता शामिल हुए थे, जो चुनावी रणनीति का एक संकेत था। 23 मामलों में बताया जाता है कि 23 मामलों में जो छूट है वो मिल चुकी है, यानी कि 23 मामलों से 23 नेताओं को छुटकारा मिल चुका है। अभी 2 मामले जो हैं वो ज्योति मिर्धा और वायस चौधरी वाले मामले में जांच जो है वो जारी है। तो ये कुल मिलाकर के जो तस्वीर है वो सामने आई है और ये वाकई लोकतंत्र के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। ऐसे में लोकतंत्र क्या मजबूत होगा या फिर वाकई में इस तरह की स्थिति उत्पन्न करके बीजेपी एक किस्म से लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करिए, क्योंकि ये स्थिति लोकतंत्र को मजबूत करने वाली स्थिति तो नहीं हो सकती। क्या इस पर जवाब देगी बीजेपी, आपको लगता है? और इस पर ऐसी स्थिति में, डराने धमकाने वाली स्थिति में क्या होगा आगे? देश के लोकतंत्र का क्या होगा?